गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का सामाजिक विज्ञान का 10th जो लेक्चर है वो करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम सेकंड जो बुक है वो कर रहे हैं अर्थशास्त्र, उसका लेसन फर्स्ट। जो 9 जो लेक्चर था उसमें भी हमने अर्थशास्त्र ही किया था, लेसन फर्स्ट पालमपुर गांव की कहानी, और इसी लेसन को आज हम आगे कर रहे हैं इस लेक्चर में भी। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, पालमपुर गांव के कहानी, उसके साथ साथ उत्पादन का संगठन या उत्पादन के कारक, कि जो उत्पादन के कारक कौन कौन से थे, कि हमें उत्पादन करने के लिए कौन कौन से कारकों के संगठन की आवश्यकता होती है। जैसे उसमें थे आपके भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, ये सब। आज है पालमपुर में खेती। इसमें फर्स्ट है भूमि शिथिर है, कि जो पालमपुर में खेती है उसके जो स्टेप्स क्या क्या हैं। पहला, भूमि स्थिर है, कि पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। जैसा ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि खेती पालमपुर का मुख्य व्यवसाय है। उसके साथ और तो वैसे तो और जो गैर आर्थिक क्रियाएं हैं वो भी की जाती हैं, लेकिन पालमपुर गांव का जो मेन जो व्यवसाय है, मेन जो काम है, अधिकतर जनसंख्या है वो किस में लगी हुई है, खेती के उत्पादन में लगी हुई है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। यानी पालमपुर गांव की जितने भी जनसंख्या है उसके 75% लोग, कितने प्रतिशत, 75% जो लोग हैं वो अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर हैं, खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। यानी कि जो 75% जनसंख्या खेती पर निर्भर है वे या तो किसान हैं या कृषि श्रमिक खेतों में काम करने वाले, दूसरों के खेतों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं वो। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। यानी कि इन लोगों का कार्य क्या है, खेतों में उत्पादन करना, अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन करना। परंतु कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। यानी कि 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर होने के बाद भी कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। कृषि उत्पादन की मूलभूत कठिनाई कौन सी है? कृषि में प्रयुक्त भूमि की स्थिरता, कि जो पालमपुर गांव है उसमें जो कृषि में जो भूमि प्रयोग होती है वो शिथिर है। स्थिर का अर्थ क्या है? यानी कि उसका विस्तार नहीं हुआ है, कई सालों से वही है, वो बढ़ी नहीं है, उसका कोई विस्तार नहीं हुआ है। पालमपुर गांव में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। यानी कि 1960 से लेके वर्ष 1960 के दशक से लेके 1960 में हरित क्रांति आई थी, 1960 के दशक से लेके आज तक जो भूमि क्षेत्र है उसमें कोई विस्तार नहीं हुआ है। यानी कि जितना क्षेत्र 1960 में बोया जाता था उतना ही क्षेत्र आज भी बोया जाता है। ये एक समस्या है। उस समय गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था, कि 1960 में जब हरित क्रांति आई थी उस समय गांव की बंजर भूमि को कृषि योग्य, जो बंजर भूमि थी, बंजर भूमि वो भूमि जो कृषि के उपयुक्त नहीं होती है, उसमें किसमें बदल दिया था, कृषि भूमि में। कैसे? या तो खाद डाल के, अच्छी सिंचाई करके जो बंजर भूमि है उसको कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था, जुताई करके। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यानी कि 1960 में ही जो बंजर भूमि थी उसको कृषि योग्य भूमि में बदल दिया था, तो अब कोई भी ऐसी नई भूमि नहीं थी जिसको कृषि योग्य बना के कृषि उत्पादन है उसको और भी बढ़ाया जा सके, ऐसी कोई गुंजाइश है वो नहीं थी। भूमि को मापने की जो मानक इकाई है वो हेक्टेयर है। इनकी हेक्टेयर में मापते हैं भूमि को। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है, कि वैसे तो जो भूमि का माप है उसको हेक्टेयर में मापते हैं, जैसे 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, इस तरह से। लेकिन गांव में हम इस तरह के शब्द भी सुनने को मिलते हैं, जैसे बीघा है, गुंठा है, इस तरह के जो शब्द हैं क्षेत्रीय इकाइयों में, तो भूमि के लिए इनका प्रयोग है वो भी होता है। तो पालमपुर में पहला क्या था कि भूमि जो है शिथिर है। जितनी भूमि 1960 में बोई जाती थी आज भी उतनी ही भूमि है, उसका कोई विस्तार है वो नहीं हुआ है। पहले जो बंजर भूमि थी उसको कृषि योग्य बना लिया गया था, और अब नई भूमि को कृषि योग्य बनाकर उत्पादन बढ़ाने की कोई और गुंजाइश है वो नहीं है पालमपुर गांव में, कि अब भूमि को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है?
कि पहला हमने क्या पढ़ा, भूमि स्थिर है, कि भूमि को हम बढ़ा तो नहीं सकते हैं, लेकिन जितनी भूमि है उसमें हम पैदावार को बढ़ा सकते हैं। कि भूमि तो स्थिर है, वो एक मूलभूत समस्या है, उसको तो हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमने बंजर भूमि को भी पहले ही कन्वर्ट कर लिया था कृषि योग्य भूमि में। तो अब उत्पादन बढ़ाने का दूसरा तरीका कौन सा है? क्या उसी भूमि में, कि जितनी भूमि हमारे पास है उसमें हम जितनी पैदावार होती है उससे अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यहां जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं हैं उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के एक गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। यानी कि पालमपुर गांव में जितनी भूमि है सारी भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि ऐसी नहीं है जो खाली पड़ी हो, बेकार पड़ी हो। तो इसलिए भूमि को बढ़ाना है वो तो मुश्किल है, क्योंकि कोई खाली भूमि है ही नहीं कि हम जो अगर बंजर है तो उसको कृषि योग्य बना पाए। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई गुंजाइश है ही नहीं। बरसात के मौसम में किसान खरीफ की फसल उगाते हैं। खरीफ की फसल कौन सी होती है? जवार बाजरा, जो मानसूनी बारिश होती है उस समय पे उगाते हैं गर्मियों में, वो खरीफ की फसल है। जैसे जून जुलाई से लेके और सितंबर अक्टूबर तक जैसे काटी जाती है जवार बाजरा। इसके साथ जो कपास है वो भी खरीफ की फसल में आती है। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे जवार है, ये पशुओं का एक चारे के रूप में प्रयोग होता है। जो बाजरा है वो पशुओं को चारे के रूप में भी प्रयोग होता है और खाद्यान्नों में भी प्रयोग होता है। कपास है जो वस्त्र निर्माण में प्रयोग होती है। इन पौधों को पशुओं को चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। कि पालमपुर गांव में खरीफ की फसल में तो क्या उगाते हैं, जब बरसात होती है जवार बाजरा ये सब। अक्टूबर और दिसंबर में किसकी खेती होती है? आलू की। कि जवार बाजरा कटने के बाद वो क्या उगाते हैं? आलू, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। सर्दी के मौसम में रबी की फसल आदि उगाया जाता है। कि अक्टूबर में उगा के और दिसंबर में आलू की जो फसल है उसको काट लिया जाता है। उसके बाद सर्दी के मौसम में रबी की फसल, कि दिसंबर के बाद क्या करते हैं, दिसंबर में या दिसंबर के बाद ये रबी की फसल को उगाते हैं। रबी की फसलें कौन सी होती हैं? जो सर्दियों में उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं है, सरसों है, चना है, ये रबी की फसलें हैं। तो पालमपुर गांव में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, और खरीफ और रबी की फसलें में क्या उगाते हैं, उसके बीच में क्या उगाते हैं, वो आलू की खेती भी करते हैं। उत्पादित गेहूं में से परिवार को खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। यानी कि जितना गेहूं पैदा होता है उसमें से कुछ गेहूं तो परिवार के खाने के लिए रख लेते हैं पालमपुर गांव के लोग, और शेष गेहूं जो बचता है उसको कहाँ पे बेच देते हैं? मंडी में। कहाँ की मंडी में? रायगंज, जो एक बड़ा गांव है। पालमपुर के साथ रायगंज एक बड़ा गांव है, 3 किलोमीटर दूरी पर, जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही। तो बाकी जो बचा गेहूं है उसको रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी एक वर्ष में एक बार कटाई होती है। स्टूडेंट्स, जो गन्ने की फसल है वो एक वर्ष में पककर तैयार होती है। तो पालमपुर गांव में कुछ जो किसान हैं जो वो ऐसे भी हैं जो अपने खेतों में गन्ने की खेती करते हैं, और गन्ने की जो फसल है एक वर्ष में एक बार कटाई होती है, यानी कि एक साल में पककर तैयार होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। जो गन्ने की फसल है उसको कहाँ पे डालते हैं? या तो उसको कच्चे रूप का, इनकी जैसे गन्ना है उसको वैसे ही मिलों में डाल दें, या फिर उसका गुड़ बनाकर जो शाहपुर, जो कस्बा है, जो एक कस्बा लगता है पालमपुर के साथ, शाहपुर को व्यापारियों को वो क्या करते हैं? बेच देते हैं। यानी कि खरीफ की और रबी की फसल उगाते हैं, आलू की फसल उगाते हैं। इन फसलों को तो वे कहाँ डालते हैं? रायगंज, जो बड़ा गांव है 3 किलोमीटर की दूरी पर। कुछ जो किसान हैं गन्ने की खेती करते हैं, उनको कहाँ पे डालते हैं? शाहपुर की मंडियों में, शाहपुर के व्यापारियों को बेचते हैं। शाहपुर जो एक बड़ा कस्बा है, किसके साथ? पालमपुर गांव के साथ ही लगता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं। अब जैसे हमने देखा कि पालमपुर में 3 फसलें उगाते हैं एक साल में, खरीफ की फसल भी, फिर है बीच में आलू की खेती भी करते हैं, रबी की फसल भी उगाते हैं। तो ये कैसे संभव है? पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं
क्योंकि वहां पर सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। सुविकसित का मतलब बहुत ही अच्छी, कि पालमपुर गांव में जो सिंचाई की व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है, इसलिए वो 3-3 फसल है वो एक साल में ले लेते हैं। इसके साथ पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई, कि पालमपुर में बिजली की सुविधा भी आ गई है, बिजली की सुविधा भी जल्दी बढ़ गई थी, और बिजली की सुविधा होने से सिंचाई की पद्धति बदल गई। कैसे? जो नलकूप हैं वो बिजली से चलने शुरू हो गए। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे, कि जब पालमपुर गांव में बिजली की सुविधाएं नहीं थी तब किसान पानी किससे निकालते थे? रहट। रहट क्या होते हैं? जो बैल हैं, बैलों के पीछे बहुत सारी जो छोटी छोटी बाल्टियां हैं उनको जोड़ दिया जाता है और उनको कुओं में डाल दिया जाता है। जैसे जैसे बैल आगे जाते रहेंगे वो बाल्टियां हैं वो बाहर निकल के पानी को निकालती रहेंगी। तो पहले जो किसान है वो रहट द्वारा छोटे छोटे खेतों की सिंचाई करते थे, क्योंकि रहट द्वारा अधिक जो एरिया है उसकी सिंचाई तो संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही पालमपुर गांव में बिजली की सुविधा हुई तो बिजली से जो नलकूप है, ट्यूबवेल है, कुएं हैं वो चलने शुरू हो गए। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है, क्योंकि रहट द्वारा तो अधिक क्षेत्र की सिंचाई संभव नहीं है। इसलिए नलकूप, बिजली से नलकूप चला के बहुत अधिक दूरी तक अधिक क्षेत्र की सिंचाई है वो की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगवाए गए थे। शुरुआत में तो पालमपुर गांव में कुछ जो ट्यूबवेल हैं वो सरकार द्वारा लगवाए गए, परंतु जल्दी ही किसानों ने अपने नए नलकूप लगाने भी शुरू कर दिए थे। अपने निजी जो नलकूप हैं, निजी इनकी खुद के जो ट्यूबवेल हैं वो भी लगाने शुरू कर दिए थे। कि शुरुआत में तो सरकार ने भी लगवाए थे, उसके बाद धीरे धीरे कुछ किसानों ने अपने नलकूप है वो खरीदने शुरू कर दिए थे। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक, देखो चले हम कहां से थे? 1960 से। 1960 में बंजर भूमि थी उसको कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। फिर धीरे धीरे पालमपुर में बिजली की सुविधा हुई, सिंचाई की सुविधा हुई। तो क्या परिणाम क्या रहा? 1970 के दशक के मध्य तक, कि 1970 के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। इनकी परिणाम क्या रहा बिजली का और सिंचाई की पद्धति बदलने का? कि 1970 के मध्य तक पहुंचते पहुंचते जो 200 हेक्टेयर तक का जो एरिया है उस क्षेत्र की सिंचाई होने लगी थी। इनकी सिंचाई का विस्तार, जो विस्तृत जो एरिया है वो बढ़ गया था। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है, कि भारत में आज भी ऐसे सभी गांव नहीं है जहां इस तरह की जो सिंचाई व्यवस्था हो कि कई दूर तक 200 हेक्टेयर तक जो सिंचाई व्यवस्था है वो। नदियां, मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों में सिंचाई है वो कम होती है। नदियां, मैदान कौन से होते हैं? जैसे भारत का उत्तरी भारत का मैदान है, कि वो मैदान जिनकी रचना नदियों ने की है, जैसे हमने भूगोल में किया था सेकंड लेसन में, उत्तरी भारत का मैदान। तो एक ऐसा मैदान है, नदियां मैदान है। इसके अलावा तटीय क्षेत्र जो तटों के साथ लगते हैं, वहां भी जो सिंचाई व्यवस्था है वो अच्छी है। लेकिन जो पठारी क्षेत्र हैं, जैसे दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, इस तरह के क्षेत्र वो खनिजों की दृष्टि से तो जैसे ये संपन्न है, छोटा नागपुर और ये, लेकिन सिंचाई व्यवस्था यहाँ कम है, इसलिए कृषि क्रियाकलाप है वो भी कम है। फिर एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, कि एक साल में जो कृषि भूमि हमारे पास है अगर हम उस पर एक से ज्यादा फसल उगाते हैं, जैसे हमने पीछे किया, पालमपुर के जो लोग हैं गर्मियों में खरीफ की फसल उगाते हैं, ज्वार बाजरा, फिर बीच में वो आलू की फसल उगाते हैं, उसके बाद वो गेहूं, चना, इस तरह की जो रबी की फसल है वो उगाते हैं। तो एक साल में वो 3 फसल प्राप्त करते हैं। तो इस तरह एक वर्ष में एक से अधिक जो फसल अगर हम पैदा करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध यानी कि एक से अधिक फसल प्रणाली। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है, कि बहुविध जो फसल प्रणाली को अपनाकर हम, अगर हमारे पास सीमित भूमि है तो भी उसके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, बार बार फसल उगा के। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं, यानी कि दो जो मुख्य फसलें हैं खरीफ की और रबी की, वो तो सभी पैदा करते हैं। जबकि कुछ किसान हैं, कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा कर रहे हैं। यानी कि जो 2 फसलें हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल,
वो तो सभी किसान उगाते हैं पालनपुर गांव में, एक साल में 2 फसलें तो। लेकिन पिछले कुछ सालों से कई किसान ऐसे भी हैं जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के महीने में आलू की जो पैदावार है वो भी कर रहे हैं, इनकी तीसरी फसल को भी ले रहे हैं। उसके बाद है, एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध जो फसल प्रणाली है। एक तरीका तो कौन सा देखा हमने, पहले तो क्या था, भूमि शिथिर है, हम भूमि को तो नहीं बढ़ा सकते, तो हमने क्या तरीका अपनाया, बहुविध फसल प्रणाली अपनाई कि हम भूमि को नहीं बढ़ा सकते हैं और उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो हम बहुविध फसल प्रणाली को अपनाएंगे। फिर दूसरा तरीका क्या है कि बहुविध फसल प्रणाली के अलावा भी कोई तरीका है जिससे हम उपज को बढ़ा सकें। तो दूसरा तरीका क्या है, अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना, कि या तो हम एक साल में एक से अधिक फसल उगाएं तब उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, या दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए आधुनिक विधियों का प्रयोग करें, कि कृषि में जो आधुनिक जो नवीनतम विधियां हैं उनका प्रयोग करें। उपज को भूमि के किसी ऐसे टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, कि जब 1960 के दशक के मध्य की हरित क्रांति के आने से पहले किसका प्रयोग होता था, पारंपरिक बीजों का। पारंपरिक बीज जैसे हमने अनाज को खेत में उगाया, कुछ हमने घर पे रख लिया नेक्स्ट ईयर अगले साल उगाने के लिए, फिर उसी बीज को हम बार बार अगर हम प्रयोग करते हैं तो उत्पादन क्या होता है, कम होता है। कि बार बार हम उसी बीज को उगा रहे हैं, उसी को घर पे रख लेते हैं, तो नेक्स्ट ईयर हर साल जो उत्पादन है वो कम होगा, जिसकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी और किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। कि पहले पारंपरिक बीज, इनके बीजों को घर पे ही रख लिया जाता था और जो जैविक उर्वरक जो हैं वो रासायनिक नहीं थे, कैसे थे, जैविक, गोबर की खाद, प्राकृतिक खाद, इनका प्रयोग होता था। और जो पारंपरिक जो बीज हैं जो हम घर पे रखते थे बार बार, वो सिंचाई भी कम लेते थे, पानी की भी उनके लिए कम जरूरत होती थी, तो अपेक्षाकृत क्या था, उत्पादन भी कम होता था। जो कीटनाशक वगैरह हैं इनका भी कोई प्रबंध था वो नहीं था, और जो कई बार अगर बीमारी की वजह से भी फसल है वो खराब हो जाती थी, उत्पादन है वो नहीं हो पाता था। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध है, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। कि ये सारी चीजें जैसे कि बीज घर पे रख लिया, गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद वो भी घर पे होती थी, तो ये सारी चीजें किसान के पास उपलब्ध होती थी, किसान इनको खरीदता नहीं था। लेकिन 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने, कि 1960 वो हरित क्रांति के आने से पहले तो ये सिचुएशन थी, क्या थी, पुराने बीजों का प्रयोग होता था, जैविक खाद का प्रयोग होता था, कम सिंचाई होती थी और किसान बाहर से नहीं खरीदता था वस्तुओं को। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आई 1960 के दशक के बाद, जो हरित क्रांति आने से भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती के तरीके सिखाए गए। कि हरित क्रांति के आने के बाद जो अच्छी उपज के जो बीज थे वो मार्केट में उपलब्ध करवाए गए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV का क्या अर्थ है, हाई यील्ड वेराइटीज, उच्च किस्म के बीज, हाई यील्ड वेराइटीज, उच्च किस्म के जो बीज थे वो उपलब्ध करवाए गए, जो पैदावार ज्यादा होती थी जिनसे। इससे एक ही पौधे से ज्यादा अनाज पैदा होने की आशा थी। जो HYV जो हाई यील्ड वेराइटीज थी, इनसे कि एक ही पौधे से अधिक उत्पादन होगा, ऐसी आशा की जाती थी। इसके साथ साथ सिंचाई, रासायनिक खादों, कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाने लगा। कि सिंचाई के लिए जैसे बिजली से नलकूप चलने लगे, इसके साथ साथ रासायनिक खाद जैसे यूरिया है, DAP है, जैविक खाद की जगह इनका प्रयोग होने लगा। अगर कोई बीमारी वगैरह होती है फसलों में तो कीटनाशक जिसका स्प्रे हम जिसका लिए प्रयोग करते हैं, स्प्रे का प्रयोग किया जाने लगा। फिर पहले सारा काम हाथ से होता था, उसके साथ साथ हरित क्रांति के बाद ट्रैक्टर, कंबाइन आदि मशीनों का भी प्रयोग होने लगा खेती में। परिणाम क्या रहा, गेहूं की पैदावार है वो अधिक होने लगी। यानी कि इनका प्रयोग, हमने अच्छे बीजों का प्रयोग किया, अच्छी जो सिंचाई की पद्धति उनका प्रयोग किया, जैविक की जगह रासायनिक खादों का प्रयोग किया, कीटनाशकों का प्रयोग किया, तो परिणाम स्वरूप मशीनों का प्रयोग किया, तो परिणाम क्या रहा, गेहूं की पैदावार है वो बढ़ने लगी। वैसे तो जो हरित क्रांति है वो सभी फसलों के लिए आई थी, लेकिन हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस पे रहा, गेहूं और चावल पर, दो ही फसलों को अधिक प्रभाव मिला इसका। फिर उसके बाद
भारत में पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों ने आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। कि जो ये आधुनिक तरीके थे, कौन से आधुनिक तरीके? अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग। तो ये सबसे पहले कहाँ के किसानों ने अपनाया था भारत में इसको? पंजाब में, हरियाणा में और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। जो 3 राज्यों के किसान थे उन्होंने सबसे पहले आधुनिक विधियों का प्रयोग किया था। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये आज हमने क्या किया, पालमपुर गांव में जो भूमि की स्थिरता है वो, और इसके लिए अगर हम उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं कि अगर भूमि हमारे पास स्थिर है तो उत्पादन को बढ़ाने के कौन से 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे एक हमने किया, उत्पादन को बढ़ाने के लिए अगर भूमि हमारे पास स्थिर है तो एक तो हम बहुविध फसल प्रणाली को अपना सकते हैं, और दूसरा जो आधुनिक तरीके हैं उनका प्रयोग है वो कर सकते हैं। आशा है आपको समझ आया होगा। इसी के साथ ही जो आपका होमवर्क है वो क्या रहेगा, एक तो इस लेसन को आप रीड करोगे, रीड द लेसन, क्योंकि सबसे पहले अगर आप लेसन को रीड करोगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और इसमें से जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस निकल रहे हैं, जैसे कि पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं, जैसे 75% हैं। कृषि की एक मूलभूत समस्या क्या है, खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, रबी की फसलों के नाम, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं, भारत में आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग कौन से राज्यों ने किया था, और भूमि को मापने की मानक इकाई है वो क्या है। जो ये क्वेश्चंस हैं ये आप रफ नोटबुक में लिखोगे। कौन सी में? रफ नोटबुक में लिखोगे इनको, और इनको याद भी करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।